दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की विधियों और उसकी सीमाओं का वर्णन करें। लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की क्या क्या विधि है और उसका क्या क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में जो न्यायिक न्यायिक मतलब जो न्यायालय है हमारा, ठीक है, वो एक स्वतंत्र निकाय है। मतलब जो हमारा न्यायालय है वो किसी पार्टी के द्वारा नहीं चलता है, वो क्या है, देश का एक स्वतंत्र निकाय है। और जब देश में किसी भी पार्टी का क्या है, सरकार होता है, उसके द्वारा लोगों के कल्याण के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए कानून जब बनाया जाता है, तो वह कानून कितना अच्छा है, लोगों के लिए बेहतर है या फिर गलत है। कोई भी जो सरकारी काम होता है या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी जब कोई काम करता है, तो वो लोगों के लिए, जनता के लिए अच्छा है या फिर बुरा है, इन सब चीज़ों पर ध्यान कौन रखता है, नज़र कौन रखता है, वो रखता है हमारा न्यायपालिका। ठीक है, इसलिए जो न्यायपालिका वो एक स्वतंत्र निकाय है, वो किसी के नीचे झुका हुआ नहीं है। जो न्यायपालिका है वो किसी से झुका हुआ नहीं है, वो एक स्वतंत्र स्वतंत्र निकाय है। और वो जो भी कानून बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा, उसको सही या फिर गलत बोल सकते हैं, उसको रद्द करने का आदेश दे सकते हैं, फिर उसको संशोधित करने का आदेश न्यायालय दे सकता है। तो इसमें क्या जो न्यायालय है वो किस तरह से नियंत्रण रखता है लोक प्रशासन में, उसी के बारे में आपको बताना है कि जो हमारा कोर्ट है, जो न्यायालय, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो, वो किस तरह से लोक प्रशासन में ध्यान रखता है, क्या क्या विधियों के द्वारा उस पर ध्यान रखता है और उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, उसके बारे में हमको बताना है। चैनल को दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से ये ध्यान रखता है, डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रशासन का कार्य जनता की सेवा करना तथा कानून के अनुसार कार्य करना होता है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, जैसा कि हमारा देश है, तो हम लोग के द्वारा जो हमारा जो सरकार है वो किसके द्वारा चुना जाता है, हमारे द्वारा चुना जाता है, आम लोगों के द्वारा चुना जाता है, तो उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक शासन। तो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें जो प्रशासन कार्य है वो जनता की सेवा करना और कानून के अनुसार कार्य करना होता है। ठीक है, मतलब जो लोगों के लिए भलाई का काम होगा वो करना है, और कानून जो कहता है उसी के अनुरूप काम उसको करना पड़ेगा, जो सरकार है। लेकिन कभी कभी प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर सकते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो या फिर कोई भी, मान लीजिए राजनेता भी कर सकता है। ठीक है, तो गलत काम कर सकता है, मनमाने निर्णय ले सकते हैं या फिर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ, यहाँ पर जो लिखा हुआ लोक प्रशासन से लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पर एक और क्वेश्चन आपको बताएंगे कि लोक प्रशासन में विधायी नियंत्रण, यहाँ पर हम लोग सिर्फ न्यायिक नियंत्रण को देख रहे हैं। एक क्वेश्चन हम अलग से और करवाएंगे जहां पर हम लोग विधायी नियंत्रण को देखेंगे। तो ये जो न्यायिक नियंत्रण है, मतलब जो कोर्ट है वो किस तरह से नजर रखता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। ऐसी स्थिति में क्या है, तो जो न्यायपालिका है वो प्रशासन के ऊपर क्या है, तो नजर रखता है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासन संविधान और कानून के अनुसार कार्य करे तथा नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे। ये जो न्यायालय हमारा है वो क्या करता है, जब भी लोक प्रशासन में कोई भी काम होता है, कोई भी अधिकारी कोई काम करता है, तो लोगों के हित में है या फिर लोगों के खिलाफ है, लोगों के लिए अच्छा है या फिर गलत है, इस सब चीजों का क्या है, तो वो निगरानी करता है। जो न्यायालय वो इन सब चीजों का निगरानी करता है। अगर सही है तो सही है, अगर कोई चीज त्रुटि पाया जाता है, कोई गलती पाया तो उसको सुधार करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे न्यायिक नियंत्रण का अर्थ, कि न्यायिक नियंत्रण का अर्थ क्या होता है। न्यायिक नियंत्रण का अर्थ कि न्यायालय प्रशासनिक अधिकारियों और विभागों के कार्यों, निर्णयों तथा आदेशों की जांच करता है। ये जो न्यायालय प्रशासनिक अधिकारियों का क्या करता है, वो विभागों का, उसके कार्यों का, उसके निर्णयों का, उसके आदेशों का क्या करता है, वो जांच करता है। यदि कोई कार्य कानून के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है या फिर संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दे सकता है। अगर कोई गलत काम करते हुए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो पाया जाता है और वो आदेश कोई गलत देता है, तो उस आदेश को रद्द कर दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी सरकारी जमीन पर किसी को बेच दिया जाए, जो सरकारी जमीन है वो किसी को बेच दिया जाए, अगर ये चीज कोर्ट को पता चल जाएगा तो उस सरकारी आदमी का, जो कर्मचारी, जो स्टाफ, उसका तो नौकरी जाएगा ही जाएगा, उसके ऊपर क्या है, तो जांच भी बैठ सकता है। और जो जमीन सरकार का था उसको फिर से जो कह सकते जो कागज बना हुआ था, उस कागज को रद्द करने का आदेश दे सकता है कोर्ट। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखने का जो काम करता है वो कौन करता है, न्यायालय ही करता है। इसी को बोलते हैं न्यायिक नियंत्रण। कहा जा रहा है कि प्रशासन को कानून के अनुसार चलाने के लिए न्यायालय द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण न्यायिक नियंत्रण कहलाता है। जो भी प्रशासन को कानून के अनुसार चलाने के लिए न्यायालय के द्वारा जो भी काम किया जाता है, वो जो नियंत्रण किया जाता है, उसी नियंत्रण को न्यायिक नियंत्रण कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की विधियां। लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की क्या विधियां, उस चीज को यहाँ पर समझते हैं। जो पहला विधि वो है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रशासनिक निर्णयों और कार्यों की जांच करे। आपको हम शुरू में बताया कि जो न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, वो चाहे तो कोई भी प्रशासनिक काम हो, कोई भी सरकारी दफ्तर हो,
या फिर सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है, जो कानून बनाया जा रहा है, उन सब चीजों का ये जांच कर सकता है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि यदि कोई सरकारी आदेश, नियम या फिर निर्णय संविधान अथवा कानून के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। कोई भी काम अगर लोक प्रशासन में किसी भी अधिकारी के द्वारा गलत तरीके से किया जा रहा है, जो कानून के खिलाफ है, लोगों के विरुद्ध में, ठीक है, संविधान के खिलाफ है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उस जो फैसला दिया गया था, वो जो फैसला दिया गया था कर्मचारी के द्वारा, स्टाफ के द्वारा, उस फैसले को रद्द कर सकता है वो। उदाहरण के लिए यदि कोई सरकारी विभाग ऐसा आदेश जारी करे जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन हो तो न्यायालय उस आदेश को रद्द कर सकता है। इस प्रकार न्यायिक पुनर्वलोकन प्रशासन को मनमानी करने से रोकता है। पुनर्वलोकन मतलब ध्यान रखना, ठीक है, रिव्यू करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ था जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब ध्यान रखना, ठीक है, कि आपने जो काम किया है, जैसे सरकार के द्वारा कोई भी काम किया गया, मान लीजिए कोई सरकार के द्वारा कोई योजना निकाला गया, ठीक है, कोई कानून बनाया गया, तो उसका जमीनी स्तर पर लागू करना कौन करता है? वो करता है लोक प्रशासन के लोग, अधिकारी लोग। तो जो अधिकारी है वो सही से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, जो काम बताया गया था वो काम सही से हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा, इसको देखरेख करने के लिए कौन है? हमारा न्यायालय है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका पॉइंट देखें वो है रीट जारी करने की शक्ति। न्यायालय के पास रीट जारी करने की शक्ति होती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है। वो क्या कर सकता है? रीट जारी कर सकता है। अब रीट जारी में बहुत सारी चीजें होती है, मतलब जो कोर्ट है, अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए आपने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी जो पुलिस वाला है, जो थाने वाला है, आपको उठा करके ले जाता है, हिरासत में रख लेता है, आपने कोई अपराध नहीं किया हुआ, तो आपका परिवार वाला कोर्ट में जाएगा और जाके बोलेगा कि मेरा बेटा है, फिर कोई भी आप है, तो जाके बोलेगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी थाने में उसको बंद करके रखा है। तो न्यायालय क्या करेगा? आपको रीट जारी करके देगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कागज बना करके देगा, जिसके द्वारा जो थानेदार है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है, तो जो बंदी उसने बना रखा है, जिसको उसने थाने में बैठा रखा है, उसको वहां पर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। और अगर इस तरह से नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। और अगर जिसको उसने थाने में बैठा के रखा था, जिस भी अगर बोला गया कि वो अपराधी है, तो जो अपराधी को वहां पर बैठा करके रखा था, ठीक है, उसको छोड़ देना पड़ेगा अगर कोई अपराध वो नहीं किया हुआ है, तो जबरदस्ती अगर उसको बैठा करके रखा है, तो इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, के दौरान न्यायालय किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उसे अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। मतलब कोई भी थानेदार है, कोई भी दरोगा अगर किसी को गिरफ्तार करके ले जाता है बिना किसी कारण के, तो आप जाकर के कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि उसको छुड़ाना है। तो वो क्या करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण करके कागज देगा और आप जो थानेदार उसको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या, तो जो भी आपका परिवार का मेंबर है जो थाने में फंसा हुआ, उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। और अगर वो बेगुनाह है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, और साथ में जो कानूनी कार्रवाई होगा वो उस थानेदार के ऊपर किया जाएगा। तो ये सब क्या है? सब कोर्ट के पास पावर होते हैं। दूसरा जो इसके पास पावर होता है वो है परमादेश। परमादेश क्या होता है? वो जारी कर सकता है। इसके द्वारा न्यायालय किसी भी सरकारी अधिकारी या फिर संस्था को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश देता है। परमादेश का मतलब क्या है? अगर कोई भी कर्मचारी या फिर कोई भी स्टाफ या फिर कोई भी सरकारी दफ्तर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, तो जो न्यायालय हमारा वो उसको आदेश दे सकता है कि सही से काम करो, नहीं करेगा तो फिर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से परमादेश वो जारी कर सकता है। तीसरा हमारा है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध के दौरान न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय या फिर अधिकरण को उसकी अधिकार सीमा से बाहर कार्य करने से रोकता है। जैसे हमारा कोई सिविल कोर्ट है, तो सिविल कोर्ट का जो काम है, एक हद तक वो किसी भी केस को ले सकता है। ठीक है, जो हमारा सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वो किसी एक हद तक ही केस को संभाल सकता है। अगर वो कोर्ट के बाहर का मामला है तो जो उच्च न्यायालय है या फिर जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो उस न्यायालय को क्या करेगा? समन देगा, फिर कैसे रिपोर्ट देगा, लिखित में कुछ कागज देगा, जिसके बाद वो अगर उसके क्षेत्र का काम नहीं है तो उसको बोलेगा ट्रांसफर करो। इसको बोलते हैं प्रतिषेध जारी करना। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय या फिर जो सर्वोच्च न्यायालय वो प्रतिषेध जारी करता है किसी भी फैसले से पहले। अगला जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है उत्प्रेषण के द्वारा। उत्प्रेषण के द्वारा उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत या फिर अधिकरण के गलत निर्णय को रद्द कर सकता है। मान लीजिए अगर कोई कोर्ट, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने कोई फैसला गलत सुना दिया है, ठीक है, कोई भी फैसला अगर उसने गलत सुना दिया है, और जब आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और वो देखा जाता है कि जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया था वो गलत है, तो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर सकता है जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया था। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से पूछता है कि वह किसी सार्वजनिक पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहा है। ये जो अधिकार परीक्षा है ये भी न्यायालय के पास होता है। इस अधिकार के प्रति, इस अधिकार के द्वारा जो न्यायालय है वो किसी भी व्यक्ति से, कोई भी सरकारी अधिकारी से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो किस अधिकार से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन रीटों के माध्यम से न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और प्रशासन को कानून के दायरे में रखती है। तो रीट जारी करके क्या है, तो हमारी रक्षा करती है।
यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो लोक प्रशासन में न्यायिक नियंत्रण की विधियों को देख रहे हैं। अगला जो विधि है वो है प्रशासनिक कार्यों और नीतियों की जांच। प्रशासनिक कार्यों और नीतियों की ये जांच करता है। न्यायालय यह देखता है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकारों का सही प्रयोग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जो प्रशासनिक कार्य है और निर्णय है उसका जांच भी कौन करता है, न्यायालय करता है। न्यायालय देखने का काम करता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है, वो अपने अधिकारों का सही उपयोग कर रहा है फिर नहीं कर रहा। यदि कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो न्यायालय उसके निर्णय को रद्द कर सकता है। हम आपको शुरू में एक उदाहरण दिए थे, जमीन बेचने वाला। अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी है, अगर किसी डीलर के द्वारा उसको बेच दिया जाता है और अगर न्यायालय को ये पता चल जाता है तो उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ तो होगा ही केस, उसके साथ जो वहां पर फैसला दिया गया था फिर जो भी कहा गया था वो सब कुछ रद्द हो जाएगा। इससे प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण बना रहता है और वे कानून के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक विधि है। चौथा जो इसका विधि है वो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। नागरिकों के अधिकारों की वो रक्षा करता है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा पंखा चला लेते हैं, आवाज थोड़ा सा क्या है तो खराब हो सकता है। न्यायपालिका गरीबों के कहा जा रहा है कि न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा करती है। यदि किसी सरकारी निर्णय या फिर प्रशासनिक कार्य के कारण किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है, न्यायालय ही करता है। कहा जा रहा है कि न्यायालय ऐसे मामलों में नागरिक को न्याय प्रदान करता है तथा प्रशासन को आवश्यक सुधार करने की दिशा निर्देश देता है। ठीक है, तो ये इसका एक विधि है किसके लिए, लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का। लोक प्रशासन पर किस से न्यायिक नियंत्रण होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पांचवा पॉइंट है वो है प्रशासनिक अधिकारों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। जो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका जवाबदेही सुनिश्चित करना। न्यायिक नियंत्रण के कारण प्रशासनिक अधिकारियों को यह पता रहता है कि उनके कार्यों की जांच न्यायालय द्वारा की जा सकती है। ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको पता है कि जो भी वो काम करेगा उसका जांच कौन कर सकता है, न्यायालय कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जवाबदेह उनको होना पड़ता है। उनको पता है कि अगर जांच बैठेगा, अगर हम गलत काम करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो वही बात कहा जा रहा है कि न्यायिक नियंत्रण के कारण प्रशासनिक अधिकारियों को यह पता रहता है कि उनके कार्यों की जांच न्यायालय द्वारा की जा सकती है, इसलिए वे अपने निर्णय सोच समझ कर लेते हैं और कानून का पालन करते हैं। ठीक है, कानून का पालन करने का प्रयास करते हैं। इससे प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है। तो ये इसका विधि है। आगे हम लोग न्यायिक नियंत्रण की कुछ सीमाओं को देख लेते हैं। न्यायिक नियंत्रण में कुछ सीमाएं भी हैं। तो पहले जो इसका सीमा है वो है शिकायत मिलने पर ही न्यायालय कार्रवाई करता है। जब तक शिकायत नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय खुद कहीं पर जांच करने के लिए नहीं जाता, जब तक उसके पास वीडियो के माध्यम से, ठीक है, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, तो सोशल मीडिया के जरिए वहां पर पहुंचता है या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा वहां पर शिकायत किया जाता है, तब जाकर न्यायालय क्या करता है, एक्शन लेता है। तो ये इसका एक सीमा है कि शिकायत मिलने पर न्यायालय कार्रवाई कर पाता है। सामान्यतः न्यायालय स्वयं किसी प्रशासनिक कार्य की जांच शुरू नहीं करता। जब कोई नागरिक शिकायत करता है या फिर याचिका लेकर न्यायालय के पास जाता है तभी न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप करता है। इस कारण कई गलत प्रशासनिक कार्य न्यायालय तक पहुंच ही नहीं पाते। कई सारे ऐसे जो सरकारी स्टाफ हैं जो गलत गलत काम करते हैं, घूस लेते हैं, ठीक है, जमीनों को बेच देते हैं, दलाली करते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे जो प्रॉपर्टी वो बिक जाते हैं, बहुत सारा जो सरकारी जगह है वो बिक जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। लोगों को जिसको पता होता है अगर वो कुछ करेंगे उसके खिलाफ तो उसको उठवा लेगा। तो इसलिए डर से भी लोग शिकायत नहीं करते, और जब तक न्यायालय के पास जाएगा नहीं वीडियो या फिर शिकायत नहीं जाएगा तो न्यायालय कुछ कर नहीं सकता। तो ये इसका एक सीमा है। दूसरा जो इसकी सीमाएं वो है न्यायिक प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। न्यायिक प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अदालतों में मामलों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए किसी मामले का अंतिम निर्णय आने में कई महीने या फिर वर्ष भी लग सकते हैं। इस देरी के कारण लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता और देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर ही होता है। अगर आप किसी कोर्ट में अपील किए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, अगर वहाँ पर अपील करते हैं और न्याय मिलने में आपको 40 वर्ष लग जाता है तो 40 वर्ष में तो आप बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर न्याय मिलने का क्या ही मतलब रह जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि देरी से मिलने वाला न्याय अन्याय के बराबर ही होता है। तो ये किसका सीमा है कि न्याय प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगला जो इसका सीमा है वो है न्याय प्राप्त करना महंगा हो सकता है। न्याय प्राप्त करना क्या तो महंगा हो सकता है। पहले आपको केस फाइल करना पड़ेगा, फिर वकील रखना पड़ेगा, फिर आना जाना खर्च है, फिर कितना घूस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना घूस का तो काम ही नहीं होता है। तो बहुत तरह के खर्चे हैं। यहाँ पर घूस तो हम लिखे नहीं है, लेकिन समझिए कि घूस होता है। न्यायालय में मुकदमा दायर करने, वकील रखने तथा अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में काफ़ी खर्च आता है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए न्यायालय तक पहुंचना कई बार कठिन हो जाता है। आप कितना भी अच्छा काम कीजिए आपको घूस देना ही पड़ता है। हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा हो गया है कि अब अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पर, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हेलमेट है, जूता पहने, इंश्योरेंस है, तो कुछ ना कुछ नुक्स निकाल करके आपका चालान काटेगा ही काटेगा। अगर उसका मन है तो चालान काट देगा। आप बोलेगा स्टिकर क्यों लगाया गाड़ी पर,
ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ निकाल करके क्या है वो चालान काट देता है। तो घूस हर जगह आजकल बना हुआ है। ये हमारे देश का कह सकते हैं कि आज स्थिति है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग इसके सीमाओं को देखेंगे वो है न्यायालय हर प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा। जो न्यायालय वो हर प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। न्यायालय मुख्य रूप से यह देखता है कि प्रशासनिक कार्य कानून के अनुसार है या फिर नहीं है। मतलब जो भी प्रशासनिक कार्य वो कानून के हिसाब से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है, तब जाकर के सही गलत को सिर्फ देखता है। वह सरकार की नीतियों या फिर प्रशासनिक निर्णयों की उपयोगिता पर सामान्यतः टिप्पणी नहीं करता। कहा जा रहा है कि वो जो सरकार की नीतियां हैं या फिर जो प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं उसकी उपयोगिता पर सामान्यतः टिप्पणी नहीं करता। मतलब आपने अच्छा किया है फिर बुरा किया, ये कानून आपने लाया वो अच्छा किया है फिर गलत किया, ठीक है, इसके ऊपर वो टिप्पणी नहीं करता। इस कारण न्यायिक नियंत्रण की एक सीमा बनी रहती है। मतलब अगर ऐसा कोई कानून ला दिया जाए जिसके कारण जनता का हित अहित में बदल जाए, जनता को कह सकते हैं गलत प्रभाव जाए, तो उसके लिए जो न्यायालय वो हमारा एक्शन ले सकता है। लेकिन अगर हर कानून में न्यायालय एक्शन लेने लगे तब तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा देश में। तो ये भी इसका एक सीमा है। पांचों यहाँ पर इसके सीमा को हम लोग देखेंगे वो है प्रशासनिक और तकनीकी मामलों की पूरी जानकारी का अभाव। प्रशासनिक और तकनीकी मामलों का पूरा जानकारी नहीं मिल पाता। कई बार प्रशासनिक कार्य अत्यधिक तकनीकी या फिर विशेषज्ञता वाले होते हैं। न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं लेकिन हर तकनीकी विषय की विस्तृत जानकारी उनके पास नहीं होती। इसलिए कुछ मामलों में न्यायालय भी की भूमिका सीमित हो जाती है। मतलब हालांकि वो जज है, ठीक है, वो एक न्यायालय है और न्यायालय में जो फैसला देने वाला वो जज है, लेकिन सारे जानकारी उसके पास है क्या कि प्रशासन में किस तरह के काम होता है, दरोगा का क्या काम होता है, एसपी का क्या काम होता है, डीएसपी का क्या काम होता है, आईजी का क्या काम होता है। आपको पता हो सकता है मोटा मोटी क्या काम करते हैं वो लोग, लेकिन बारीक से तो आपको पता नहीं हो सकता। तो वही बात कहा जा रहा है कि प्रशासनिक और तकनीकी मामलों में पूरी जानकारी का अभाव नहीं होता है, ठीक है, मतलब पूरी जानकारी उनके पास नहीं होती। जिनके जितना जानकारी उनको मिलता है उसी के आधार पर वो फैसला लेते हैं। तो ये भी इसका एक सीमा है। अगली जो इसका सीमा है वो है न्यायालयों पर कार्यभार अधिक होना। आजकल आप देखते हैं बहुत ज़्यादा लाखों में क्या है तो केस पड़े हुए हैं, उसका फैसला अभी तक नहीं आया। तो न्यायालयों में कार्यभार अधिक हो गया है। आज न्यायालयों में लाखों मामले लंबित हैं। अधिक कार्यभार के कारण मामलों का निपटारा धीमी गति से होता है और न्यायिक नियंत्रण की प्रभावशीलता प्रभावित होती है। इसके कारण क्या तो न्यायिक नियंत्रण जो बहुत ही धीरे धीरे होता है। मान लीजिए किसी भी कर्मचारी के ऊपर आपने केस कर दिया कि उसने मेरे जमीन को सरकारी बता करके बेच दिया या फिर मेरे जमीन को क्या हड़प लिया है, किसी भी कह सकते हैं जो दलाल करते हैं, जो दलाली करते हैं जमीन का वो लोग, ठीक है, तो आप शिकायत करते हैं लेकिन आपकी शिकायत का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसने पहले क्या किया तो अधिकारी को घूस दे दिया है। तो आपका शिकायत जाएगा कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में तो लंबा समय लगेगा, तब तक वो लोग घर बना के रहने लगेगा और बाद में पता चलेगा कि उसी के फेवर में चल गया आपका केस, तो खेल खत्म हो गया। तो इस वजह से क्या करता है कुछ न्यायालय की सीमाएं भी है और कुछ वो काम भी करता है। ऐसा नहीं कि वो बैठा रहेगा। कोई भी अगर गलत काम होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय इसलिए बनाया गया और वो किसी के दबाव में फैसला नहीं देता। वो एक स्वतंत्र निकाय है, जैसा उसको ठीक लगेगा, जिस तरह से उसको सबूत मिलेगा उस तरह से वो फैसला देता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि न्यायिक नियंत्रण प्रशासन पर रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण और प्रभावी नियंत्रण है। यह प्रशासनिक अधिकारियों को कानून के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायिक पुनर्वलोकन, रिट जारी करने की शक्ति, प्रशासनिक कार्यों की जांच तथा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा इसके प्रमुख साधन हैं। यद्यपि इसकी 6 सीमाएं हैं, फिर भी लोकतंत्र, कानून के शासन और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायिक नियंत्रण अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो इस तरह से आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। दोस्तों चैनल पर अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।